गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग विज्ञान में धातु अधातु पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। ठीक है। और अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त जो चरण होते हैं वो पढ़े थे हम लोगों ने। और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली धातुएं हैं उनका निष्कर्षण। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो बच्चों, जो सक्रियता श्रेणी होती है उसके मध्य में स्थित जो धातुएं होती हैं, जो उनकी अभिक्रियाशीलता होती है वो मध्यम प्रकार की होती है, जैसे कि आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है। ठीक है। तो ये जो धातुएं होती हैं इनका जो अभिक्रियाशीलता होती है, यानी कि जो क्रियाशील होती हैं, ये मध्यम प्रकार की होती हैं। ठीक। और प्रकृति में ये प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, यानी कि जो पृथ्वी है उस पे ये लोग जो सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में ये हमको मिलेंगी। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, यानी जो सल्फाइड या धातु के रूप में ये जो मिलती हैं हमें मध्यम प्रकार की जो धातुएं होती हैं, ये क्या होती हैं, ये उसके ऑक्साइड्स की तुलना में क्या होता है, इनको हम लोग सल्फाइड या कार्बोनेट से जल्दी से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। ठीक है। तो हम क्या करें, जो हमें सल्फाइड या कार्बोनेट हमें मिले हैं कि जो धातुएं हमें मिली हैं उनको सबसे पहले हम लोग ऑक्साइड के रूप में इन्हें बदल देंगे, तब हमें ये जो इनका अपचयन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और यह प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती, भर्जन कहलाती है। यानी जब कोई भी धातु है ये ऑक्साइड में बदलती है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रक्रिया को निस्तापन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए बच्चों देख लेते हैं कि जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्नलिखित जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है बच्चों इस प्रकार है। जिस भर्जन में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने अगर अभिक्रिया कराई और इसे गर्म किया तो हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड मिलेगा तथा सल्फर टेट्रा ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी रिएक्शन तो इसे भर्जन कहेंगे। ठीक। अब आता है निस्तापन। तो निस्तापन में क्या होगा बच्चों कि जो जिंक कार्बोनेट है इसका हम लोग इसको गर्म करेंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा तथा हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार जो है बच्चों निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। यानी कि हम क्या करेंगे कि जो धातु अपचायक है इसका हम लोग उपयोग करेंगे, फिर हम धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमें धातु ऑक्साइड मिला है इसको हम लोग कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें जिंक यानी कि धातु हमें प्रॉपरली मिल जाएगा। ठीक। साथ में हमें एक गैस और मिलेगी जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों गोल्डस्मिट थर्मिक अभिक्रिया क्या है ये। तो आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 के साथ जब एल्यूमिनियम की अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी होती है। ठीक। यानी आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी होती है। इसमें
उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु गलत अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि जो अभिक्रिया हो रही है इसमें जो गर्म ऊष्मा निकल रही है बच्चों, वो इतनी अधिक होती है कि ये धातु को गला देती है। ठीक है, यानी कि गलत अवस्था में हमें प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बच्चों थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो Fe2O3 सॉलिड या फिर टू एल्यूमिनियम को अगर हम लोग एल्यूमिनियम के साथ अगर हम लोग इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें आयरन मिलेगा, साथ में हमें Al2O3 मिलेगा और हमें ऊष्मा भी मिलेगी। तो बच्चों इसका जो उपयोग है, हम लोग जो थर्मिट अभिक्रिया है इसका उपयोग बच्चों हम लोग रेल की पटरियों एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए करते हैं। यानी कि जो थर्मिट अभिक्रिया है बच्चों, इसका उपयोग जो रेल की पटरियां बिछी होती हैं तो इनके बीच में जो पुर्जे होते हैं और जब मशीन होती हैं इनके बीच में हम लोग जो दरारें हो जाती हैं उसको भरते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित जो धातु है उसका कैसे निष्कर्षण होता है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित जो धातुएं हैं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इनका जो यौगिक है ये नहीं मिल पाएगा क्योंकि इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक होती है। अब क्या होगा, ये जो धातुएं होती हैं बच्चों ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कार्बन की अपेक्षा। तो इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इनका जो हम किस प्रकार इन धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं, एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं विद्युत अपघटनी अपचयन। ठीक, उदाहरण है बच्चों जैसे सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनको गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब आता है बच्चों कैथोड। तो कैथोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं। ठीक, यानी ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड जो है इस पे जो है हमें धातुएं मिल जाएंगी। जैसे हमने क्या किया, जो सोडियम है सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हमें एक सोडियम धातु मिलेगा। ठीक है, तथा एनोड यानी कि धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। तो जो क्लोरीन है बच्चों ये मुक्त होगी, यानी कि क्लोरीन दो क्लोरीन इसमें मिलेंगी तो हमें क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों जो है हमें क्लोरीन भी मिलता है और हमें सोडियम भी मिल जाएगा। तो ये तो था बच्चों सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो स्थित धातुएं हैं उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।